बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइसोटॉप्स एंड यूज ऑफ आइसोटॉप, जो कि हमारे सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसको डिस्कस करेंगे आज विद एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। इन सब के आइसोटॉप्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, कि आइसोटॉप हैं क्या। दीज आर एक्चुअली द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट। सेम एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर फर्क होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। So let's rewind what is atomic number and what is mass number. Atomic number is actually the number of protons and the sum of proton and neutron number is mass number. ठीक है, यानी जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है वो एटॉमिक नंबर है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम है वो मास नंबर है। सो प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर फर्क है। न्यूट्रॉन नंबर के फर्क होने की वजह से हमारा मास नंबर फर्क होगा। ठीक हो गया। सो आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट कार्बन ही रहेगा लेकिन उसके एटम्स फर्क हो जाएंगे। एटम्स किस बेस पर फर्क होंगे? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। आई होप इट इज क्लियर। जो आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं? बिकॉज they have same atomic number, they have same number of electrons, they have same distribution of electrons, because obviously अगर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगी, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम होने की वजह से अल्टीमेटली उनकी रिएक्टिविटी भी सेम होगी। सो हम कहेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देयर आर डिफरेंट बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। राइट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, I could not see the mouse. Here it is. Okay. Right. यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये इस तरह से मैं नहीं लिख पाई इसको सही तरह से इन पीपीटीज। ये आप देख लो आपने किस तरह से लिखना है। ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, यानी ऊपर 1 और नीचे 1। सो ऊपर वाला जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है मास नंबर को और नीचे वाला 1 इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। सो इस हाइड्रोजन में भी नीचे 1 है, इधर भी नीचे 1 है, इधर भी नीचे 1 है। सो दिस 1 सेम है, सो इट इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, हम जब भी सिंबल लिखते हैं तो सिंबल के जो नीचे चीज लिखते हैं वो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, सो नीचे सब में 1 लिखा है, इसका मतलब सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है और वो सेम है। ऊपर 1 लिखा है प्रोटियम के केस में, ड्यूट्रियम के केस में 2 है और ट्राइटियम के केस में 3 है। ठीक है, सो इन केसेस में चूंकि आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं तो मास नंबर फर्क है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है और ट्राइटियम का मास नंबर 3 है। चूंकि प्रोटॉन नंबर सेम है तो मास नंबर क्यों फर्क है? ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट जी। यहां पर भी आप लोग देख लो कि यहां पर जो आपको नजर आ रहा है जी दरमियान में न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जबकि न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वो एक ही है। अब सब में इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होंगे, प्रोटॉन नंबर भी सेम होंगे। सब में प्रोटॉन 1 है, इधर भी प्रोटॉन 1 है, इधर भी प्रोटॉन 1 है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। फर्क क्या चीज है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करेंगे तो क्या चीज आएगी? मास नंबर, जो कि एलिमेंट के सिंबल के ऊपर वाली जगह पे लिखी हुई है। सो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। ठीक है, सो इस तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम था उसको हमने लिखा सिंबल के ऊपर, और जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उसको हमने लिखा सिंबल के यानी सबस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट में हमने लिखा मास नंबर और सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा एटॉमिक नंबर। राइट, सो एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर फर्क था। मास नंबर क्यों फर्क था? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनको मजीद देख लेते हैं। हियर आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन अगेन।
यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर प्रोटॉन नजर आ रहा है, उसके साथ कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्राइटियम। ट्राइटियम के ऊपर आ गया 3, इधर आ गया 2 और इधर आ गया प्रोटियम में आ गया 1। सो दिस इज अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटॉप है। वैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, 3 में से 2 स्टेबल हैं, एक रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्या होता है, जो रेडिएशंस को एमिट करता है, जो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, सो कार्बन 12 और जो 13 है वो स्टेबल है, जबकि कार्बन 14 जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, दैट इज नॉट स्टेबल। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि स्टेबल आइसोटॉप्स कितने हैं कार्बन के, तो आपने सिर्फ आइसोटॉप ऑफ कार्बन को देखकर 3 नहीं लिख देना, आपने देखना है अगर स्टेबल का वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर 2 आंसर होगा। लेकिन अगर स्टेबल का वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि कार्बन के आइसोटॉप्स कितने हैं, तब आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द आइसोटॉप इज नॉट स्टेबल, दैट इज रेडियो एक्टिव, दैट इज कार्बन 14। सो कार्बन 12 जो है दैट इज मोस्ट अबंडेंट, 98.9% पाया जाता है, जबकि 12 और 13 दोनों की मिलाकर जो परसेंटेज है वो 1.1% है। अगेन इन तीनों में फर्क क्या होगा, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, इन तीनों का मास नंबर फर्क होगा। और मास नंबर फर्क क्यों होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर फर्क होंगे, यानी इनके प्रोटॉन नंबर भी सेम होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन फर्क होंगे। न्यूट्रॉन के फर्क होने की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम हमारे पास आएगा एटॉमिक मास, या जिसको हम मास नंबर कहते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तीनों में, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स 6 ही हैं, प्रोटॉन भी तीनों में 6 ही लिखे हुए हैं, यानी इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है सिंबल के, वो क्या है, सेम है, बिकॉज तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही हैं, तो एटॉमिक नंबर 6 ही आएगा, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द मास नंबर। मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे ही है। इन केस ऑफ कार्बन 12 प्रोटॉन कितने हैं, तीनों में प्रोटॉन 6 ही हैं, तो हम प्रोटॉन लिख लेते हैं तीनों के। न्यूट्रॉन अगर हम काउंट करें कार्बन 12 के, तो वो है 6, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। अगर हम बात करें कार्बन 13 की, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने लिखे हुए न्यूट्रॉन, यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, तो इसमें अगर न्यूट्रॉन 7 हो गए तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13, जिसकी वजह से इसका मास नंबर क्या हो गया, फर्क। अब प्रोटॉन नंबर सेम है, डिफरेंट क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर के डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, सही है। इस तरह से कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8, सो 8 न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, इसका मास नंबर हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरह से 6, 7, 8 न्यूट्रॉन के होने की वजह से यहाँ पर 3 आइसोटोप बन जाएंगे, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो these are the atoms of the same element, these are atoms of carbon but having different neutron number, and due to different neutron number they are having different mass number, right। यहाँ पर अगेन आपको यही चीज शो करवाई हुई है, कार्बन 12 है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में यही चीज शो करवाई, लेकिन डायग्राम आप कोशिश करें कि अपनी बुक पे ही रहें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये 13 है, 13 भी स्टेबल है, लेकिन 14 क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, राइट। इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 थे, प्रोटॉन इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6। फर्क क्या है, न्यूट्रॉन नंबर इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, इसमें 8। वही चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अगेन आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है आप इसको लिखोगे Cl, ठीक है। ऊपर आपने 35 लिखना है या 37 लिखना है, जो भी आप आइसोटोप लिख रहे हो, और नीचे आप लिखोगे 17। ये जो स्पेस आई हुई है टेढ़ी यहाँ पर, ये आपने इस तरह से नहीं लिखना। आई कुड नॉट राइट इट वेल अकॉर्डिंग टू, यानी मैं इस तरह से नहीं लिख सकी हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है सारे आइसोटोप्स को, जिस तरह से आपकी बुक पे है और जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। सो कार्बन 35 और 37 क्लोरीन 35 और 37 2 आइसोटोप्स हैं इसके, जबकि जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का 17 है, जो कि सेम है। लेकिन फर्क क्या चीज़ है, अगेन द मास नंबर एंड मास नंबर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
और क्लोरीन जो 17 है हमारे पास, उसमें न्यूट्रॉन होंगे कितने 18, और जो 37 है उसमें न्यूट्रॉन होंगे 20। ठीक है, मतलब आप इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आप 17 माइनस 35 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से 37 माइनस 17 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर भी यही चीज उन्होंने बताई हुई है, इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों में 17 है, प्रोटॉन नंबर दोनों में 17 है, बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन यहाँ पर 18 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 20 है। ठीक है, सो आप लोगों ने इस चीज पर फोकस करना है। डायग्राम्स और जो मटेरियल है वो आप अपनी बुक तक ही रखोगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर दिखा दिया। नेक्स्ट आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के 2 थे, याद रखिएगा। बाकी अभी तक हमने कार्बन का पढ़ा है, हाइड्रोजन का पढ़ा है, यूरेनियम का पढ़ा है। 3 हैं, जो है हमारे पास क्लोरीन, उसके 2 हैं। यूरेनियम के कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं? यूरेनियम 234, 235 एंड 238। ठीक है जी, और एटॉमिक नंबर तीनों का 92 है। इसका मतलब तीनों में प्रोटॉन नंबर 92 है, बट न्यूट्रॉन नंबर्स आर डिफरेंट। इसमें से जो यूरेनियम 238 है दैट इज प्रेजेंट इन नेचुरली 99%। 238 की जो परसेंटेज है 99% है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको टेबल में भी उन्होंने अलग अलग से सबके आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर बता दिए हैं, मास नंबर बता दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दिए। अगर आपने थ्योरी याद कर ली है, अगर आपने सिर्फ एक ये सिंबल याद कर लिया, ठीक है, ये सिंबल याद कर लिया आपने, और उसके बाद देखो ये सिंबल याद कर लो और ये एटॉमिक नंबर याद कर लो, तो ये आपका पूरा टेबल खुद ब खुद हो जाएगा। जो सिंबल के ऊपर चीजें लिखी हुई है ना, ये सारी मास नंबर वाली हैं एज इट इज। नंबर ऑफ प्रोटॉन एज इट इज एटॉमिक नंबर वाले हैं, ये दोनों टेबल भी कवर हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग फाइंड कर लो, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में से अगर आप मास नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये पहले 2 कॉलम्स याद करने हैं, बाकी 2 कॉलम्स आप खुद ब खुद लिख सकते हो बाय यूजिंग सिंपल कॉमन सेंस। सही हो गया। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स की बात कर लेते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सबसे पहले हमारे पास रेडियोथेरेपी, जिस तरह से आपको यहाँ पर रेडियो एक्टिव का सिंबल भी नजर आ रहा है, ये सिंबल आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, या कभी आप एक्सरे करवाने जाओ या वहाँ पर ये सिंबल होता है, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशंस होती हैं, तो इन्होंने ये सिंबल लगाया होता है कि रेडिएशंस को जाहिर आपने अवॉइड करना है, क्योंकि रेडिएशंस जो हैं वो नुकसानदेह हैं आपके लिए, जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं उनकी वजह से। सो आइसोटॉप्स जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होंगे उनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनको हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्टियम 90 को। ठीक हो गया। और जो है हमारे पास कोबाल्ट 60, उसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो है ना फॉस्फोरस 32 और SR 90 दे आर इमिटिंग लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज। तो चूंकि हमने स्किन को ही ट्रीट करना है तो हमें ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए भी नहीं है, तो यहाँ पर लेस पेनिट्रेटिंग चल जाएंगी। लेकिन अगर कैंसर इनसाइड द बॉडी है, ब्लड कैंसर है या किसी ऑर्गन में है कैंसर, तो वहाँ पर हमें हाई पेनिट्रेशन चाहिए होगी, क्योंकि हमने स्किन को तो ट्रीट नहीं करना ना, तो वहाँ पर फिर हमें हाई पेनिट्रेटिंग गामा रेज चाहिए होती है, जो कि कोबाल्ट 60 से हमें ऑब्टेन होती है। ट्रीटमेंट ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस के लिए और मेडिसिन के लिए, डायग्नोसिस क्या होता है जी, फाइंड करना कि बीमारी क्या है, और मेडिसिन का मतलब अल्टीमेटली यही है कि उस बीमारी को ट्रीट करना। सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डायग्नोसिस। जिस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है यूज आयोडीन 131 का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर में कि गोइटर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आयोडीन 131। इस तरह से जो स्किन कैंसर के लिए और जो कैंसर के लिए पीछे हमने आइसोटॉप्स देखे वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। सो गोइटर को डायग्नोज करने के लिए हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से टेक्नीटियम को भी इस्तेमाल करते हैं बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, सो इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल है फॉर डायग्नोसिस एंड एज मेडिसिन। देन है जी आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। सो आर्किया का मतलब होता है ओल्ड, आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल यूजेस का मतलब क्या है कि हमने जो ओल्ड चीज़ें हैं उनकी अगर हमने एज फाइंड करनी हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक है, डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स जो है दैट आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी अगर हमने एज फाइंड करनी हो दैट वी कैन फाइंड द एज यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन 14 है तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेड प्लांट या एनिमल मौजूद है उसकी एज कितनी हो सकती है, ये कब डेड हुआ था।
तो इस प्रोसेस को डिटर्मिनिंग द एज ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोआइसोटोप। अब हाफ लाइफ क्या होती है कि जिस लाइफ के बाद वो चीज़ हाफ रह जाए, यानी जितने टाइम के बाद वो चीज़ हाफ रह जाए। इस तरह से अगर आपके पास 100% कोई चीज़ थी तो आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम जो भी उसकी हाफ लाइफ है, फॉर एग्जांपल 5 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, तो 5 आवर्स के बाद वो 50% रह जाएगी। मजीद 5 आवर्स के बाद वो 50 का हाफ हो जाएगी, यानी 25% रह जाएगी। मजीद उसके बाद 5 आवर्स के बाद वो 12.5% रह जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, सो एज डिटर्मिनेशन यूजिंग हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। और अगर इसी आइसोटोप की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन 14, स्पेसिफिकली अगर हम कार्बन 14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। क्लियर है जी? हम आइसोटोप्स को यूज कर रहे हैं एज डिटर्मिनेशन के लिए यूजिंग देयर हाफ लाइफ। ठीक है, अब हाफ लाइफ के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक आइसोटोप है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है तो अपने वो स्पेसिफिक टाइम के बाद वो हाफ रह जाएगा और हाफ वो किसी स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम उसकी अमाउंट को फाइंड कर लें और उस टाइम को फाइंड कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ तब की है, इतना टाइम हो गया इसे, इसलिए अब इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप इतना रह गया। क्लियर है? नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ये हम कर सकते हैं बाय लेबल करके हम फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम फॉलो करेंगे जिस तरह से हम लेबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है जी CO2 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है उसको हमने लेबल कर दिया कार्बन 14 से, और वो जो कार्बन 14 था वो देन उसको हम फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है, तो वो जिधर जिधर जाएगा वो रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो फिर हम उसको देख सकते हैं और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके स्टेप्स को हम ट्रेस कर सकते हैं। लास्ट इज द एप्लीकेशन पावर जनरेशन, दैट इज एक्चुअली द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है यूरेनियम का, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यूरेनियम को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और ये ब्रेक हो जाता है इनटू बेरिलियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स। यही 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर 3 यूरेनियम एटम्स पर बम्बार्डमेंट करेंगे और उसकी वजह से अल्टीमेटली 9 न्यूट्रॉन बनेंगे। वो 9 न्यूट्रॉन इस तरह से हर 9 यूरेनियम एटम्स पर बम्बार्डमेंट होगी उनकी, और उसकी वजह से ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आइसोटोप। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसके नतीजे में, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगी तो वो टरबाइन को रन करेगी और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी पावरफुल यूज ऑफ यूरेनियम आइसोटोप, दैट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो आप इसका अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो कि अगर हमारे पास 20 ग्राम यूरेनियम है ना, तो वो अगर हमारे पास कोयला है तो उसके 400 किलोग्राम के बराबर होगा। 400 किलो कोयला 20 ग्राम यूरेनियम के बराबर है। इस तरह से 410 लीटर जो ऑयल होगा वो 20 ग्राम यूरेनियम की एनर्जी के बराबर है। ठीक है, कहाँ लीटर और कहाँ ग्राम्स, इस तरह से कोल्ड कहाँ किलोग्राम्स और कहाँ ग्राम्स। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है इन यूरेनियम एटम। इस तरह से 350 क्यूबिक मीटर्स अगर हमारे पास नेचुरल गैस होगी तो वो 20 ग्राम यूरेनियम के बराबर होगी। 20 ग्राम यूरेनियम बहुत थोड़ा होता है, जो कि 400 किलोग्राम जो कोयला है उसकी एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यूरेनियम में बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, नो द पावर ऑफ योर बुक। आइसोटॉप्स एग्जाम्पल्स और यूजेस को आप लोग याद करेंगे और इंपॉर्टेंट इसका हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट लेक्चर से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।